वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने उदारवादी की जो नीतियां थी इनको भिक्षावृत्ति नाम दिया था, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने उदारवादियों की जो नीतियां थी उनकी आलोचना की थी। उसके तहत इन्होंने कहा था राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कांग्रेस को टीबी यानी कि क्षय रोग हो गया है और वो जल्द ही कांग्रेस समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा कहा था अरविंद घोष ने कि जो कांग्रेस है इसको क्षय रोग यानी कि टीबी हो गई है और ये कांग्रेस जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो देखिए, बंगाल विभाजन का जो निर्णय है ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया था, जबकि बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था ये 7 अगस्त को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को इसका आंदोलन हुआ था और इसमें जो स्वदेशी और बहिष्कार था ये कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था पश्चिमी बंगाल, एक था पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज़्यादा थे और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा थे। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता रखी गई थी और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है ये ढाका रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की जो राजधानी है ये कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। जॉर्ज पंचम आए हुए थे भारत में और उनके आयोजन में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी के तहत जो भारत की राजधानी है ये कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन है इसको रद्द किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के उग्रवादी चरण का जो समय है ये कब से कब तक का है? तो कांग्रेस के उग्रवादी जो चरण है उसका समय है 1906 से 1919 तक। इसको नवराष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है और कांग्रेस का उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। इसके उदय के क्या कारण था? जैसे कि बंगाल विभाजन था इसके उदय का प्रमुख कारण। उदारवादी कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी उनसे असंतोष की भावना इनके अंदर जाग गई थी, इस कारण ये उदय हुआ था उग्रवादी दल का। इसके नेता थे लाल बाल पाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मानना था कि स्वतंत्रता किसी देश की प्राणवायु होनी चाहिए या प्राणवायु होती है? ये किसका मानना था? तो ये अरविंद घोष का मानना था कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये 1929 ईस्वी में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उग्रवादी चरण के नेता कौन थे? तो हमने आपको अभी बताया था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस चरण में या किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जो राष्ट्रगान है इसको गाया गया था। और जो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण। बिशन नारायण। और इसमें पहली बार
राष्ट्रगान को गाया गया था? लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था? तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है ये चर्नियन हलचल के दौरान हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल में हुआ था अरावली पर्वतमाला का निर्माण और चर्नियन हलचल के दौरान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर इसकी कुल हाइट है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी कितने राज्यों में फैली हुई है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है ये 4 राज्यों में फैली हुई है। कहाँ कहाँ? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में फैली हुई है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 79.49% भाग पर फैली हुई है। अगर हम इसकी पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में इसको मारवाड़ पहाड़ी तथा पूर्वी भाग में इसको मेवाड़ पहाड़ी कहा जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दिल्ली में जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है तो यहाँ पर इसको रायसीना यानी रिज के नाम पर जाना जाता है। तो इस रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार का निर्माण किस युग में हुआ था? तो मालवा का जो पठार है ये क्रेटिशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ था? तो ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान जो लावा निकला था उस लावा के जमने से ही इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको लावा पठार भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लावा पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजपीपला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये जो राजपीपला पहाड़ी है ये गुजरात में स्थित है और ये गुजरात से प्रारंभ होती है और एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी और बिहार, इन 4 राज्यों में राजपीपला पहाड़ी विस्तृत है या फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार इन राज्यों में ये फैली हुई है। रीवा का पठार कहाँ स्थित है? तो रीवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो रीवा का पठार है ये एमपी में जबलपुर से प्रारंभ होता है और बिहार का जो रोहतास जिला है, रोहतास है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। वहाँ पर इसको कैमूर के नाम से जाना जाता है, कैमूर पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और जो महादेव पर्वत है वो इसी धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अगला देखिए। पाट भूमि के नाम से किस पठार को जाना जाता है? तो पाट भूमि
जो छोटा नागपुर का पठार है इसको पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।